बीजेपी का लक्ष्य साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 में से 75 से ज्यादा सीट जीतने का है। लिहाजा पार्टी ने इस ओर अभी से काम करना शुरू कर दिया है और न सिर्फ काम करना शुरू कर दिया है बल्कि काम का बंटवारा भी अलग अलग स्तर पर कर दिया गया है। चौबीस की चौसर पर बीजेपी की नजर। बूथ स्तर तक बिछेगी बिसात। मैदान में उतरेंगे बीजेपी के दिग्गज। कमजोर बूथ को मजबूत करने की तैयारी। 2024 में बीजेपी विपक्ष पर पड़ेगी भारी। उपचुनाव में जीत से बम बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए प्लान भी तैयार है और उस प्लान को धरातल पर उतारने की रणनीति भी। देखिए, पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जो कमजोर बूथ हैं, उन कमजोर बूथों के बूथ सशक्तिकरण अभियान का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया जा रहा है। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने देश भर की लोकसभा सीटों का डेटा इकट्ठा किया है। अब इन्हीं बूथों को टारगेट करने का प्लान बनाया गया है ताकि 2024 में जीत पक्की की जा सके। और इसके तहत जैसे गोरखपुर क्षेत्र में को मैं अगर हम ले लें तो 27,000 बूथों में से हमारे पास लगभग 4,4200 बूथ ऐसे हैं जो कमज़ोर बूथ हैं, जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वोट मिलते हैं। तो ऐसे कमज़ोर बूथों को हर लोकसभा क्षेत्रों में छांटा गया है। मतलब ये कि जिस भी बूथ पर 2019 में बीजेपी को जीत नहीं मिली, उन सभी बूथों को मजबूत करने का प्लान बनाया गया है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस उन लोकसभा क्षेत्रों पर है जहां बीजेपी को 2019 में जीत नहीं मिली। साल 2019 में बीजेपी को 80 में से 63 सीट पर जीत मिली थी। 2 लोकसभा सीट पर अपना दल इसने कब्जा किया था। कुल 15 ऐसी लोकसभा सीटें थीं जहां बीजेपी हार गई थी। अब बीजेपी की कोशिश यही है कि इन क्षेत्रों में पार्टी की पकड़ मजबूत की जाए और 75+ का जो लक्ष्य रखा गया है उसे 2024 के पटल पर साकार किया जा सके। देखिए, बीजेपी जो है वो एक चुनाव खत्म होने के बाद ही वो परिणाम का भी इंतजार नहीं करती है, दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। और आप देखिए कि अभी जो है 2022 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ और रामपुर में जो है, खासकर आजमगढ़ में 10 विधानसभाओं में बीजेपी हारी, लेकिन जो है लोकसभा का चुनाव दोनों जगहों पे बीजेपी जीत ली। उसके पीछे बीजेपी की जो चुनावी मशीनरी है वो पूरी तरीके से सक्रिय रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। जिन सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है वहां पार्टी पहले से अपनी सक्रियता बढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर, मेरठ ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंतजार और याकूब को गिरफ्तार किया गया है। इंतजार के घर में हुआ था विस्फोट। घर से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला। घर में गैर कानूनी तरीके से बन रहे थे पटाखे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मेरठ ब्लास्ट केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। घर से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला। पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कानपुर में अब 4 सरकारी विभाग कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके खजांची जय वाजपेयी के करीबियों की 33 संपत्तियों की जांच करेंगे। चौबेपुर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर एसडीएम सदर ने 4 विभागों को सूची भेजी है। केडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और रजिस्ट्री विभाग की रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई होगी। पीलीभीत में गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर हरपाल सिंह की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया है।
विदेश भेजने के नाम पर करते थे ठगी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। गजरौला इलाके का यह पूरा मामला है। 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को यहां पर कुर्क किया गया है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस याचिका में यूपी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए हैं। सुनवाई से पहले जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने अपने जवाब में खास तौर पर 2 मामलों का जिक्र किया है, जिसमें जमीयत ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार वर्ग विशेष को निशाना बनाकर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जमीयत उलेमा हिंद ने अपने जवाब में कहा कि सीएम समेत बड़े पद पर बैठे कई लोग दंगे के आरोपियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर चलाने का बयान दे चुके हैं। इसके अलावा प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन पर कहा गया कि यूपी सरकार ने दावा किया था कि जावेद मोहम्मद के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से पहले उनको नोटिस दिया गया था, जबकि मकान उनकी पत्नी के नाम था। वहीं सहारनपुर में एक मकान को बिना नोटिस इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उसमें रह रहे किराएदार के नाबालिग बेटे पर दंगे का आरोप था। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही है। बुलडोज़र वहाँ क्यों पहुँचा जहाँ एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड था, जहाँ एफआईआर हुई, जहाँ लोग अरेस्ट हुए? क्या सिर्फ वो घर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है जिनके खिलाफ एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड में एफआईआर रजिस्टर हुई? ये मेन मुद्दा है, चाहे वो जहांगीरपुरी का हो या देश के किसी हिस्से का हो। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में मुख्य विकास अधिकारी का निजी ड्राइवर लापता हुआ है। बेटे की तलाश के लिए 6 दिनों से पुलिस थाने से लेकर मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रहा बेबस पिता। बेटे के साथ किसी अनहोनी होने की पिता ने आशंका जताई है। मामले में एसपी देहात समेत मुख्य विकास अधिकारी ने चुप्पी साधी है। बच्चा साहब खो गया है। मैडम के यहाँ पर्सनल ड्राइवर था। कौन सी अभी सीडीओ साहब। अच्छा। हाँ, अभी तक घर नहीं पहुंचा साहब। शुक्रवार को सुबह 11 बजे यहाँ से निकला है, अभी तक घर नहीं पहुंचा है। हम लोग परेशान हैं साहब। माता पिता 4 दिन से खाना नहीं गए। क्या लग रहा है आपको? क्या बताए साहब, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई सुन रहा नहीं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू हुई है बड़ी मुहिम। सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त यूपी कैंपेन का शुभारंभ हुआ है। प्लास्टिक मुक्त यूपी कैंपेन के तहत फ्लैग रन का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश के नगर विकास और वन मंत्री ने फ्लैग रन का फ्लैग ऑफ किया। फ्लैग रन कार्यक्रम में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा भी मौजूद रहे। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने की शपथ दिलाई है। मोदी सरकार 1 जुलाई से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा रही है। 1 जुलाई के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक हर तरह से समाज के लिए नुकसानदेह है। उसे हम फेंकते हैं उपयोग करके, और पशु पक्षी यहाँ तक कि मछलियाँ उसको खाती हैं। उसके चलते मानव समाज को भी नुकसान होता है और उन जीवों को भी नुकसान होता है। इसे रोकने की प्रबल भावना के चलते आज का ये कार्यक्रम रखा गया है और आप सब इसमें सहभागी हुए, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर रिलायंस जियो से जुड़ी हुई है। रिलायंस जियो के बोर्ड ने आकाश अंबानी को नया चेयरमैन नियुक्त किया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी एक सूचना में यह जानकारी दी है। कंपनी ने यह भी बताया कि मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के डायरेक्टर पद से हटाए गए हैं। रिलायंस जियो ने शेयर बाजारों को भेजी गई सूचना में बताया कि 27 जून 2022 को हुई बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुकेश अंबानी के डायरेक्टर पद से इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। यह इस्तीफा सोमवार 27 जून को वर्किंग आवर खत्म होने के साथ प्रभावी हो गया है। इसके साथ ही बोर्ड ने बैठक में कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आकाश अंबानी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन पद से नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी है। हालांकि मुकेश अंबानी कंपनी जियो प्लेटफॉर्म के अध्यक्ष बने रहेंगे। आकाश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे हैं। वे साल 2014 में रिलायंस जियो के बोर्ड में शामिल हुए थे।
बता दें कि रिलायंस जियो ऑयल से लेकर रिटेल तक के बिजनेस में मौजूद कारोबारी समूह रिलायंस इंडस्ट्रीज की टेलीकॉम यूनिट है। और आइए आकाश अंबानी के सफर के बारे में समझते हैं। उन्होंने पढ़ाई के दौरान और उसके बाद क्या किया, जियो से कैसे जुड़े और कहां तक पहुंचे आए, ये हम आपको बता रहे हैं। चेयरमैन बनने से पहले जियो टेलीकॉम के स्ट्रेटेजी हेड थे। शुरू से रिलायंस ग्रुप के डिजिटल सेवा और कंज्यूमर रिटेल से जुड़े रहे। जियो 4G LTE कनेक्शन के विकास में वो शामिल रहे। 2014 में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के 4 दिन बाद 60 मेंबरों वाले स्टार्टअप से जुड़े। 2014 में रिलायंस रिटेल और जियो की निदेशक समिति में शामिल हुए। 2015 में बहन ईशा अंबानी के साथ जियो की 4G सर्विस की शुरुआत की। जियो 4G इकोसिस्टम को खड़ा करने का श्रेय जाता है। 2017 में जियो फोन लॉन्च करने वाली इंजीनियर्स की टीम के साथ रहे। 2009 में धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से IB डिप्लोमा प्रोग्राम किया। 2013 में अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी से बिजनेस कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया।